स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और सेकंड ईयर की क्लास है और चैप्टर है डीसी जनरेटर के। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जो थ्योरी कंप्लीट हो गई है 10 से 11 क्वेश्चन 11 क्लासेस लगी थी थ्योरी के। अभी अपन लोग उसी के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, यानी आज की क्लास है 14वीं क्लास है। इसके पहले मैंने 13 क्लास कंप्लीट करा दिया है और इसमें से पिछले वाले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे और ऑब्जेक्टिव भी थे, जिसमें से मैंने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। आज से अपन पढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। और अपन जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये हर एक एग्जाम पे आते हैं, जो ITI का CBT एग्जाम हो गया या कंपटीशन एग्जाम के हो गया, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इनको रट लीजिए। और रटने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जब थ्योरी बनेगी तभी आप ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कर पाओगे। इसके पहले फर्स्ट ईयर की भी हो रही है, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर पे जुड़ जाना, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर पे जुड़ जाना, और इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गए, वेल्डर हो गए, सभी की क्लासेस चालू है ऑलरेडी। आइए आज सबसे पहले अपन 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण। क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर यदि वोल्टेज नहीं बना रहा तो क्या कारण हो सकता है। आपके पास जो ऑप्शन है, जनरेटर अंकित गति पर चलता है, क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, क्षेत्र कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व मौजूद है, ब्रश उचित संपर्क में नहीं है। क्वेश्चन ये है यदि डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं कर रहा है तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इसका जो ब्रश है, कार्बन ब्रश होते हैं, सही संपर्क में नहीं है, यानी उचित संपर्क में नहीं है। इसका राइट आंसर डी रखेंगे। ठीक, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। यानी यदि जनरेटर हमारा बिजली नहीं बना रहा, उसके मुख्य कारण यही हो सकता है कि ब्रश उचित संपर्क में नहीं है। यदि क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि जनरेटर का निर्माण पूर्ण लोड धारा IL प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो लोड वोल्टेज ड्रॉप लगभग होगी। अपन को नो लोड वोल्टेज ड्रॉप बताना है कि पूर्ण लोड धारा यदि IL प्राप्त करने के लिए नो लोड धारा कितना होगा जो ड्रॉप हो रहा है। ऑप्शन है 5 से 8%, 4 से 7%, 3 से 6% या 2 से 5%। तो जो ये है कि IL प्राप्त करने के लिए नो लोड वोल्टेज ड्रॉप होगा लगभग 5 से 8% होगा। इसका राइट आंसर होगा 5 से 8%। क्यों? क्योंकि जब हमारी जो नो लोड धारा की वैल्यू पूछा है, नो लोड धारा का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 से 8% तक होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण। यदि कोई जनरेटर कंटिन्यू काम कर रहा है तो उसके जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन के रेजिस्टेंस का मान कम होने का क्या कारण हो सकता है। पहला है कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया गया है। दूसरा है आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। तीसरा है जनरेटर के चारों ओर की वायु का शुष्क होना। चौथा है जनरेटर पर कम लोड संयोजित करना। यानी जब इंसुलेशन का प्रतिरोध का मान कम होने का मेन मकसद ये है कि जो आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, इसके कारण भी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर पर यदि ब्रश को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तब आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है। डीसी जनरेटर पे यदि ब्रशों को कुछ फॉरवर्ड हमको शिफ्ट कर दिया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से बताया था। इसमें से जिसका राइट आंसर होगा विचुंबकन और चुंबकन दोनों प्रभाव सही हो जाएंगे। यानी जो एक विचुंबकन डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट मिला था आर्मेचर रिएक्शन पे। जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन चालू होता है तो उस टाइम पे हम लोग जिस गति में हमारा जनरेटर घूर्णन कर रहा है उसी गति में कार्बन ब्रश को आगे बढ़ा देंगे तो हमारा विचुंबकन और चुंबकन जो इफेक्ट थे वो दोनों कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अत्यधिक ब्रश प्रभाव से। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अत्यधिक ब्रश प्रभाव से। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, कम्यूटेटर अतितप्त होगा एवं सतह घिस जाएगी। यानी जो कम्यूटेटर है गर्म हो जाएगा, जो उसकी सरफेस है वो घिस जाएगी, इसके कारण भी उसके तनाव बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने की सरल विधि। हमारे पास एक डीसी जनरेटर है, उसकी हमें वोल्टेज बढ़ाना है, तो सबसे सरल विधि क्या है? पहला है वायु अवरुद्ध फ्लक्स घनत्व को कम करना, बी है घूर्णन गति को बढ़ाना, सी है घूर्णन गति को कम करना, डी है आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा कि घूर्णन गति को हम बढ़ाएंगे तो हमारे जो वोल्टेज का मान है तो बढ़ेगा। यानी हम स्पीड जनरेटर की ओर बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज और बढ़ेगा। कारण क्या है कि फ्लक्स का मान और ज़्यादा कटेगा, जैसे ही फ्लक्स ज़्यादा कटेगा तो इसके कारण वोल्टेज का मान भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर, डीसी जनरेटर में ब्रश का विस्थापन किया जाता है। यानी जो डीसी जनरेटर हैं तो ब्रश कार्बन ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश को जो विस्थापन किया जाता है, ऑप्शन ये है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए, ऑप्शन सी है मुख्य क्षेत्र फ्लक्स का परिवर्तन करने के लिए, ऑप्शन डी है अंतराध्रुव फ्लक्स का परिवर्तन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए ही ब्रश का विस्थापन करते हैं। एक होता है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़े थे उसमें से मिला था क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, उसको कम करने के लिए यानी क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को कम करने के लिए ही हम कार्बन ब्रश को शिफ्ट करते हैं एमएनए से डीएनए तक या डीएनए से एमएनए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रश का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से बदलने का मुख्य उद्देश्य। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से बदलने का मुख्य उद्देश्य, पहला है उच्चतम जनित वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन है उच्चतम जनित वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, बी है स्पार्किंग की रोकथाम के लिए, उच्चतम जनित दक्षता प्राप्त करने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। यानी जो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर ब्रश को अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से बदलने का मुख्य उद्देश्य। देखे होंगे जो हमारा डीसी जनरेटर था, डीसी जनरेटर पे हमारा एम यानी ए से जो यहाँ से हम लोग एमएनए से डीएनए तक, एमएनए से जहाँ यदि मान लो यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा था, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे, यहाँ पे कर दिए थे। ऐसे कारण क्या है शिफ्ट करने का? तो कारण ये है कि स्पार्किंग को कम करने के लिए, ठीक, स्पार्किंग को कम करने के लिए ही हम लोग इसको शिफ्ट कर दिए थे। एमएनए से डीएनए तक जो हम न्यू एमएनए में जब कार्बन ब्रश को शिफ्ट किए थे, स्पार्किंग को कम करने के लिए ही किए थे। क्वेश्चन यही है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रश को अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से, ये ज्यामितीय उदासीन स्थिति है, इसको हम लोग क्यों बदले थे? बदलने का कारण ये है कि यहाँ पे स्पार्किंग का मान ज़्यादा था। जिस तरह हमारा आर्मेचर का आर्मेचर घूम रहा था उधर ही हम कार्बन ब्रश को शिफ्ट कर दिए थे। कारण यही था स्पार्किंग को ताकि कम करें। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम डैश डैश के लिए होता है। यानी जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ाए थे, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमारी 6वीं क्लास में हो गई थी। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो बोल है फ्लक्स की दिशा की जांच करने के लिए, बी है जनरेटर की घूर्णन दिशा की जांच करने के लिए, सी है मोटर में धारा की दिशा की जांच करने के लिए, डी है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा की जांच करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर,
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बनाया गया, अपनाया गया। यदि मोटर होता तो मोटर में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपनाते हैं। मैंने जब बताया था एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल है। जो लेफ्ट हैंड रूल है मोटर में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। जो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो यानी बिजली बना रहा है, ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया था। मैंने उस टाइम पे भी बताया था जब क्लास करवाया था कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पूछता है कि किस लिए बनाया गया, किस लिए लिया गया, तो यही होता है इसका आंसर कि जो बिजली बनाई गई है, जो बिजली उत्पन्न की गई है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई गई तांबे की पत्तियां का आकार। कम्यूटेटर सेगमेंट था, यानी कम्यूटेटर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसमें जो पत्तियां लगाई गई थी, पत्तियां किस आकार की थी उसका शेप पूछा गया है। टी आकार है, यू आकार है, बी आकार है, डब्ल्यू आकार है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी भी आकार की कॉपर की पत्तियां होती हैं जो कम्यूटेटर पे लगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ब्रश पर लचीले कॉपर पिग टेल लगाने का उद्देश्य। जो डीसी जनरेटर में है जो ब्रश है कार्बन ब्रश पर लचीले कॉपर, मुलायम फ्लेक्सिबल कॉपर पिग टेल लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी है आर्मेचर कंडक्टर से धारा एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है धारा को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी है ब्रश को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उड़ाने से बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। सबको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कार्बन ब्रश था, मैंने उसी टाइम पे बताया था कि कार्बन ब्रश था, कार्बन ब्रश से कॉपर का लूज वायर जाता है बाहर, जिसको बोलते हैं पिग टेल। इसका काम है कि जो कार्बन ब्रश से बिजली बनी थी कम्यूटेटर से, ये बाहर को देने के लिए कॉपर वायर का यूज किया गया था। धारा को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए हम लोग पिग टेल का यूज किए थे। किसका? पिग टेल का। अगला क्वेश्चन है, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध है। किसी शंट जनरेटर के, कोई भी शंट जनरेटर है, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी दिया है क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है अनंत होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए जो शंट फील्ड का प्रतिरोध है वो क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है? हमारे पास दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर, एक स्व उत्तेजित जनरेटर। जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्व उत्तेजित जनरेटर होते हैं उसमें शेष चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है या अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है। कारण जो पृथक उत्तेजित जनरेटर है उसको हम अलग से सोर्स या सप्लाई या अलग से फ्लक्स देकर बिजली बना देते हैं, मगर जो सेल्फ स्टार्ट जनरेटर होते हैं, सेल्फ स्टार्ट जनरेटर में किसी भी प्रकार के अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें पहले से कुछ न कुछ मैग्नेट या सप्लाई या फ्लक्स स्टोर रहता है, उसी के माध्यम से वो फ्लक्स को कट करके बिजली बना देता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पृथक यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। राइट आंसर डी नंबर होगा। पृथक उत्तेजित जनरेटर को ही हमें सप्लाई देकर उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो सीरीज होता है, शंट होता है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 यानी 36वां क्वेश्चन तुम्हारे पंचिंग है, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का, शंट की यहाँ बात किया गया है,
शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कोई भी शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, उसका यदि शेष चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लिखा है पहला ऑप्शन है जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। बी दिया है जो शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। सी नंबर है जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देना चाहिए। डी है शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो जो शंट है, यहाँ पे शंट लिख लेना, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। हमारा जो कह रहा है कि डीसी शंट जनरेटर है, यदि उसकी फील्ड वाइंडिंग का शेष चुंबकत्व खत्म हो गया है, चूक गया है, तो उसको हम क्या करेंगे तो कुछ समय के लिए बैटरी से कनेक्ट कर देंगे या जोड़ देंगे, जिसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेट वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जब हम दोबारा अपना शंट जनरेटर चालू करेंगे तब वो बिजली बनाना चालू कर देगा। यदि शेष चुंबकत्व समाप्त हो गया है, हम जनरेटर को चालू कर देंगे तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ बनेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण, यानी कोई भी डीसी जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, यहाँ बोला स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, यदि उसमें से अवशिष्ट यानी जो शेष चुंबकत्व है वो खत्म हो गया है, अब उसको दोबारा क्या कर सकते हैं। ठीक, समाप्त हो जाने का मेन कारण क्या है? भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना, उपरोक्त सभी। क्या होता है कि हम जनरेटर को यदि बहुत दिनों तक 6 महीने तक नहीं चलाएंगे तो उसका जो शेष चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है। यही है कि शेष चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा बिजली बनाना बंद कर देता है जनरेटर। मगर उसका कारण ये कि बहुत ओवरलोडिंग पर चलाएंगे ना, तब पर भी शेष चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। गंभीर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब पर भी शेष चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों तक हमारा उपयोग ही नहीं है, यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी शेष चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर रखा गया है डी नंबर रखा गया है। क्या? डी नंबर। 38वां नंबर क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त किया जाता है। जिस दिन मैंने जनरेटर का यूज पढ़ाया था कि जनरेटर का सभी जनरेटरों को यूज यानी उपयोग कहाँ किया जाता है, उसमें से आया था कि बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, डीसी शंट बैटरी चार्जिंग के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, लिफ्टिंग लोड के लिए डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। सीरीज जनरेटर का डीसी परेशान लाइन में बूस्टर के रूप में डीसी सीरीज जनरेटर को यूज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट जनरेटर लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है, लोड को 15 एम्पीयर धारा देता है। यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट हो तो शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 हो तो आर्मेचर धारा का मान, यहाँ पे 220 ही है वोल्ट। ठीक, ये वोल्ट है, 220 वोल्ट है। आर्मेचर धारा का मान यानी आपको आई निकालना है। आई बराबर सबको मालूम है V/R होता है। ठीक, अब V का मान रख दो 220, इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो। और R का मान रख दो 220, सबको मालूम है कि I बराबर, ये सब कट जाएंगे, अपन को आएगा आंसर 10 क्या एम्पियर। इसका राइट आंसर अपन डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लंबी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए
कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त होता है। लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें स्थिर वोल्टेज देने के लिए किस प्रकार के कंपाउंड जनरेटर का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए नंबर होगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन है निम्न में से डीसी शंट जनरेटर का यूज क्या है। तो सबको मालूम होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, फील्ड शंट प्रतिरोध 80 ओम है, धारा की गणना करने यानी आई निकालना है। सबको मालूम होना चाहिए आई बराबर V/R होता है, हमारा 400 वोल्ट है और 80 वोल्ट ये है। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न तब होगा जब फ्लक्स काटने में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी। यानी जब हमारा कोई भी जनरेटर है, जनरेटर में बिजली ज़्यादा उत्पन्न कब होगी, जब फ्लक्स में कट करने की परिवर्तन दर ज़्यादा होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब फ्लक्स कट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स घर्षण आएगा, उसी के कारण हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनेगी। 47 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का डीसी जनरेटर अचर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है। ऐसा किस प्रकार का जनरेटर है जो अचर वोल्टेज जनित्र कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, डीसी शंट जनरेटर। 48 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में बाहरी अभिलक्षण तुल्य होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, चुंबकीय अभिलक्षण आर्मेचर प्रतिक्रिया ओमी ड्रॉप के कारण। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, लेवल कंपाउंड जनरेटर पे अर्ध फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा नो लोड वोल्टेज से अधिक। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि समानांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक उपयुक्त होता है। समानांतर यानी पैरेलल चलाने के लिए पैरेलल पे हम लोग जो जनरेटर चलाते हैं शंट जनरेटर का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो आज के ये 50 क्वेश्चन तक अपन हो गया है, यानी आज 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।